एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम करेंट के न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया। तो चर्चा का विषय इसलिए आज के लिए बना हुआ है क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें ये मुद्दा आ गया है कि क्या चुनाव से पहले CAA बिल लागू होगा या नहीं होगा। कई सारे राज्यों में तो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारे लिए इस न्यूज़ का इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये CAA बिल है क्या, कब आया, इसमें कब संशोधन हुआ और नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है और ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। चुनाव की तारीख का ऐलान करने से पहले ही केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय CAA नोटिफिकेशन को संभवतः अगले महीने मार्च में जारी कर सकता है और CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नए नियम के अंतर्गत मंत्रालय को सबसे ज़्यादा आवेदन पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ठीक, नागरिकता में जो संशोधन हुआ है वो देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी के संबंध में संसद को प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो भारतीय जो हमारा संविधान है उसमें भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 11 में है कि नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों की जो देखरेख है वो संसद करेगा। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। और इस संशोधन के क्या प्रावधान थे वो देखेंगे। संशोधन में प्रावधान है कि कुछ शर्तों को पूरा करने वाले उत्पीड़ित प्रवासियों को अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये 3 कंट्री है। इन 3 कंट्री के जो 6 गैर मुस्लिम समुदाय हैं जिसमें मुसलमान नहीं है, उसमें है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई है और जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। वे छठी अनुसूची के कतिपय जनजातीय क्षेत्रों या इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आने वाले में से नहीं होंगे। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से स्टेट है। उत्तर पूर्वी राज्य हैं। उपरोक्त श्रेणी के प्रवासियों के खिलाफ उनके अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में सभी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी और जो उनके लिए नागरिकता प्रदान करने का जो टाइम पीरियड है उसे 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। जैसा कि पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के नागरिक के रूप में शामिल करने के लिए लाया गया, उक्त संशोधन लोगों के चयनित समूह के लिए भारत में नागरिकता के अधिग्रहण के मानदंड में से एक के रूप में धार्मिक आधार को शामिल करके लाया गया था। यह बहस भारत में धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को लाता है। अब इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं कि धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है और कुछ विपक्ष में भी बातें कही जा रही है। तो हम पक्ष वाला देख लेते हैं कि CAA कई धार्मिक देशों की तरह किसी को भी धार्मिक आधार पर नागरिकता लेने की अनुमति नहीं देता। उदाहरण के लिए इजराइल हर यहूदी को अनुमति देता है। CAA नागरिकता देने के लिए किसी एक या 2 धर्म का पक्ष नहीं लगता। इसमें 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समूह जो कई सालों से, वर्षों से उत्पीड़न के शिकार रहे हैं उनके लिए है। इसमें किसी एक या 2 धर्म को शामिल नहीं किया गया है, 6 धर्म को शामिल किया गया है। धर्मनिरपेक्षता राज्य को धार्मिक आधार पर धर्म या कार्रवाई के लिए कार्रवाई करने से नहीं रोकती। यह दूसरों के खिलाफ एक धर्म का पक्ष लेने पर रोक लगाता है। CAA कई धर्मों के मुद्दे पर निष्पक्ष रूप से विचार कर रहा है। CAA भारत और पड़ोस के धार्मिक अल्पसंख्यक
सीएए भारत और पड़ोस के धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर विचार कर रहा है। सीएए नेहरू लियाकत समझौते 1950 की भावना के अनुसार है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा और अधिकार प्रदान करने की मांग की गई थी। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को शरण मांगने वाले उत्पीड़ित समुदाय के बीच अंतर करेगा। उदाहरण के लिए, असम 1989 में शुरू हुए 6 साल लंबे आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सभी अवैध विदेशियों, मुख्य रूप से बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग की। हालांकि अधिनियम में कई धर्मनिरपेक्ष प्रावधान हैं, लेकिन कुछ इसके खिलाफ में भी तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे कि अधिनियम में देशों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव करता है। जैसे इसमें श्रीलंका के तमिल इलम को बौद्ध धर्म के साथ राज्य धर्म और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए म्यांमार के अभियोजन और बौद्धों को प्रधानता के रूप में शामिल नहीं किया गया है। संशोधन में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक या धार्मिक उत्पीड़न का कोई उल्लेख नहीं है और सीएए से मुसलमान और यहूदियों को बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समता का अधिकार है। कंक्लूजन है कि भारतीय लोकतंत्र कल्याणकारी और धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा तथा एक प्रगतिशील संविधान पर आधारित है, जहां अनुच्छेद 21 एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय, यदि कोई हो, आशंकाओं को दूर करना राज्य का नैतिक दायित्व बन जाता है। इसलिए मूल देश और धार्मिक अल्पसंख्यकों के आधार पर सीएए में किए गए वर्गीकरण को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और हमारे साथ ऐसे ही करंट का टॉपिक देखने के लिए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।